नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .यूपीएससी में। आपको जानकारी है कि हम पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में हमने पिछले कल भाग 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार है, उसको हमने क्या किया, खत्म किया है। पढ़ाई पढ़ के उसको हमने कंप्लीट किया, यानी खत्म किया, उसको पढ़ाई करके हमने कंप्लीट पिछले कल किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4 और भाग 4 में किसका उल्लेख किया है? भाग 4 में किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोलते हैं और बहुत सारे टीचर्स डीपीएसपी के नाम से ही पढ़ाते हैं। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अगर आता है कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए अनुच्छेद कौन सा है, या सॉरी भाग कौन सा है। भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। और भाग कौन सा है? भाग 4 है। तो जो डीपीएसपी पे ये कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यह मैंने लिखा है BN राव। आपको जानकारी है, मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था कि जो हमारे BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। जब हमारा संविधान बन रहा था तो BN राव को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप संवैधानिक सलाहकार होंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। अब उस समय क्या चीजें होती है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, मौलिक अधिकार हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और नीति निर्देशक तत्व है, इनको क्या किया गया कि उस समय BN राव ने ये विचार रखा कि जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार है, इन चीजों को ऐसा कर दो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत ऐसे कर दो, मतलब इसको साथ साथ रखो। इसमें क्या करो, जो चीज तो अभी हम दे सकते हैं तुरंत में, वर्तमान की उस समय की जो परिस्थितियां रही होगी, उस समय की जो परिस्थितियां रही होगी, तो उसको देखते हुए क्या हुआ कि जो चीज हम अभी दे सकते हैं उसको हम रखते हैं मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो उसमें रखते हैं। और जिन चीजों को आने वाले समय में स्टेट देगी यानी सरकार देगी, उसको काय में रखते हैं? उसको रखते हैं डीपीएसपी में। लेकिन इसको हम कैसे रखेंगे? इसको रखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत। लेकिन क्या चीजें हुई कि उस समय हमारी परिस्थितियां इतनी मजबूत नहीं थी, या आप ये कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग उस समय नहीं थे, नया नया देश आजाद हुआ था। तो इसको क्या किया गया कि इसको पार्ट 1 सॉरी आपका अलग अलग भागों में इसको उल्लेखित किया गया। जैसे जो हमारे को पता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको भाग 3 में रखा गया, और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिनको डीपीएसपी बोलते हैं, इनको क्या किया गया? इसको रखा गया अपना भाग 4 में रखा गया। और इसमें क्या किया गया, जो तो मौलिक अधिकार थे उनको तो अनिवार्य कर दिया कि जब भाई ये क्या होगा कि ये वाद योग्य हो गए, आप अगर ये सरकार आपका पूरा नहीं करती है, आपको मौलिक अधिकारों का ध्यान नहीं रखती सरकार या स्टेट, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये वाद योग्य है। लेकिन जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को क्या रखा कि जैसे जैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाएंगे, राज्य के निर्देशक तत्वों को रखा गया कि जैसे जैसे हम आर्थिक तौर पे भारत मजबूत होगा तो क्या करेगी स्टेट यानी सरकार, इसमें क्या करेगी? आने वाले समय में सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो जिन चीज़ों को हमने डीपीएसपी में रखा है उन चीज़ों को सरकार आने वाले समय में देती रहेगी। तो इसमें क्या चीज़ याद रखने वाली है कि अगर जो हमारी जो डीपीएसपी में जो हमारी चीजें दी गई है, डीपीएसपी को लिया किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमारे को ध्यान आता है कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर प्रश्न बनता है कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आयरलैंड ने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? तो आयरलैंड ने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया था। दोनों यूरोप की कंट्रीज है, आपको जानकारी है, स्पेन और आयरलैंड। तो हमने लिया आयरलैंड से, भारत ने लिया आयरलैंड से, आयरलैंड ने लिया होगा स्पेन से। पर ये वाला बात याद रखने वाली नहीं है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया, लेकिन भारत ने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ये बात याद रखने योग्य है। अब इसमें हम चलेंगे कि डीपीएसपी में अगर अनुच्छेद 36 से 51 है तो 36 से 51 के बीच में दिया क्या हुआ है। अब 36 से 51 के बीच की जब हम बात करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे ना, कुछ चीजों को हम बड़े सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, बड़े सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारी डीपी जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, इन्फोर्समेंट है, प्रवर्तनीय है, ठीक है। याद रखने वाली बात है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? इन्फोर्समेंट वाले हैं, प्रवर्तनीय है, यानी उस पर वाद योग्य है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वाद कर सकते हैं, यानी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर चर्चा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स करवा
सकते हैं स्टेट के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, उसको हम क्या करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन ये जो डीपीएसपी में जो चीजें दी गई है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की जो चर्चा की गई है, ये कैसी है? इसमें ऐसा है कि जो हमारे जो मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको क्या करा सकते हैं हम, ये वाद योग्य नहीं है, हम ये इन्फोर्समेंट नहीं है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अगर स्टेट हमें वो चीज़ देने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब है कि सरकार हो सकता है आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है कि वो चीज़ हमें मिले। उसमें क्या होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हम इसीलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो क्या है कि ये इन्फोर्स नहीं है, ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसमें हम कोई वाद या वाद विवाद कुछ भी नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें अधिकार ही नहीं देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या कोर्ट के माध्यम से इसमें क्या कर सकते हैं, वाद कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब आओ अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 36 और 37 को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। देखो, याद करने का ना एक तरीका होना चाहिए। याद हमारे को कैसे साथ साथ में होगा, नहीं तो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल आपको याद नहीं रहेंगे। याद कैसे करना, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। अनुच्छेद 36 और 37 को इकट्ठा पढ़ लो। राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है कि भाई भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है और स्टेट की यह जिम्मेदारी है, तो इसका उल्लेख किस में किया गया है, 36 में क्या है। तो 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 27 क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि हमारे मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, मतलब इन्फोर्स करवा सकते हैं, इस पे वाद विवाद हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 27 बोलता है कि जो डीपीएसपी है, जो राज्य के निर्देशक तत्व है, इनको अनुच्छेद 27 के तहत क्या करवा सकते हैं, हम प्रवर्तनीय नहीं करवा सकते हैं, इसमें हम न्यायालय नहीं जा सकते। अब हम अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39 को हम एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 38 क्या बोलता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब हर प्रकार का आपको न्याय मिलना चाहिए। आपको सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, आपको राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए, आपको आर्थिक भी न्याय मिलना चाहिए। ये कौन करता है, अनुच्छेद 38 बोलता है कि अनुच्छेद 38 क्या बोलता है कि डीपीएसपी में ये चीज दी गई है कि राज्य की जिम्मेदारी है। अब राज्य पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग विषय है। अगर राज्य इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है, उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो नहीं करेगा। अगर वो करना चाहता है तो वो जिम्मेदारी दी गई है, राज्य को वैसे जिम्मेदारी दी गई है। अब मान लो मेरे को कोई जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं सक्षम हूँ, मैं वो जिम्मेदारी का निर्वहन तभी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पे कोई फोर्स नहीं है कि आप आज ही करो, आप 10 साल बाद करो, लेकिन आप करो, आपको जिम्मेदारी दी गई है। वैसे ही यहाँ पे भी यही चीज है। ये क्या बोलता है अनुच्छेद 38 कि डीपीएसपी में जिम्मेदारी तो दी गई है राज्य को, यानी सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि आपने हर प्रकार का न्याय देना है। लेकिन अगर आप हर प्रकार का न्याय देने में भी सक्षम नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत देश का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि हमारे राज्य की, हमारी सरकार की इतनी अच्छी अर्थ की इतनी मजबूत नहीं हुई है हमारे देश की कि या हमारे सरकार की कि वो क्या कर सके कि हमें हर प्रकार का न्याय दिलवा सके। लेकिन जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को आप आज से 10 साल बाद पूरा करो, लेकिन करना पड़ेगा आपको जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। तो इतना क्लियर हो गया। अनुच्छेद 38 पे ही बोलता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आपको मिलना चाहिए। सामाजिक से भी आप समझते हैं, राजनीतिक से भी समझते हैं, आर्थिक से समझते हैं कि किस तरह का न्याय होना चाहिए। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है, संसाधनों का उचित वितरण एवं समान वेतन। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है, यह बोलता है कि डीपीएसपी में राज्य या सरकार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो आप क्या करें कि वो संसाधन, जितने भी देश के अंदर संसाधन है, उसका समान वितरण करे। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा दे दिया, कोई गरीब है तो उसको कम दे दिया, कोई ऊंची जात का है तो उसको ज़्यादा दे दिया, कोई निम्न जात का है तो उसको कम दे दिया। यानी जो संसाधन है उसका समान वितरण समाज के अंदर होना चाहिए और समान वेतन होना चाहिए। समान वेतन से क्या मतलब समझिएगा आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुषों का वेतन ज़्यादा है, महिलाओं का कम है, पुरुषों का वेतन ज़्यादा है, महिलाओं का कम है, या उच्च जात वाला का वेतन ज़्यादा है, निम्न जात वाले का वेतन कम है। इसमें क्या गया कि समान वेतन और समान संसाधनों का वितरण, यानी समान संसाधनों का वितरण करना है आपने सभी को समान। अगर आपके पास संसाधन है तो उसका समान वितरण करो आप। अगर आप किसी को वेतन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कम दे, पुरुषों को ज़्यादा दे। और अगर पुरुषों की दिहाड़ी दिन की 500 रुपये है तो महिलाओं की दिहाड़ी भी दिन की 500 होनी चाहिए। ये कौन सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 39। अब 39 को क्या बोलता है, समान अवसर के लिए न्याय देना है। यानी अगर आप समान अवसर के लिए न्याय चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आपको निःशुल्क आपको कानूनी सहायता देनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई है कि आप निःशुल्क किसी को क्या करें, कानूनी सहायता करें निःशुल्क।
जैसे मान लो आपका बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है या बिजली का बिल नहीं चुका रहे, तो आपको ऑफिशियली लेटर आता है किसका, बिजली विभाग वालों का। बिजली विभाग भी अपने आप में एक स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में। तो बिजली विभाग वाले आपको क्या करते हैं, लेटर देते हैं, उसमें आपको लिखा होता है सारा ऑफिशियली कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपने बिजली का बिल नहीं दिया है या आपने ये सारी चीज़ें नहीं दी है। मतलब वो आपको कानूनी रूप में आपको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि आपने नहीं दे सकते, या आपका इसमें क्या अगला प्रोविजन हो सकता है। बिजली विभाग वाले बोलेंगे ना कि जी आप इतना बिल भर दीजिए, इस तरह से आपका मीटर बच जाएगा। आपके मीटर को बिजली विभाग वाले नहीं लेके जाएंगे, आपने मीटर का जो बिल है वो नहीं दिया है, बिजली का बिल नहीं दिया है, तो उसमें क्या सकता है, वो कानूनी सहायता आपको करता है। तो मतलब इस तरह से किसी भी फील्ड में आपको निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए क्या बोलता है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में भाग 4 ये बोलता है, डीपीएसपी यह बोलता है कि आपको निःशुल्क सहायता मिले, समान अवसर के लिए आपको क्या मिले, निःशुल्क सहायता मिले। 39 कॉप बोलता है। और इस 39 कॉप को कब जोड़ा गया है, यहाँ पे लिखा ना 42/1976, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन 1976 को, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसको कब जोड़ा गया है 39 को कि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, ये जोड़ा गया है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन 42वां हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। अब अनुच्छेद 40 क्या बोलता है, पंचायत, पंचायतों को क्या मजबूत करना है भाई, पंचायतें होनी चाहिए। राज्य को जिम्मेदारी सौंपी गई, राज्य को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आपने क्या करना है, अगर आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा है ना आपको 38 में राजनीतिक न्याय की बात, तो आपकी ये जिम्मेदारी भी होगी कि जो, क्योंकि भारत देश है, भारत के नागरिकों, भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है, तो गाँव में भी जो ग्राम में है, गाँव में है, पंचायत स्तर पे है, वहाँ पे भी राजनीतिक स्तर पर लोगों का क्या हो, लोकतंत्र में भागीदारी हो, राजनीति में भागीदारी हो, तो उसके लिए क्या करना है कि पंचायतों का निर्माण करना है। और इसका जो आपका ये कह सकते हैं आप, इसका विजन किसने रखा था, तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि पंचायती राज को मजबूत करना है, और पंचायती राज को डीपीएसपी में डाला गया। और डीपीएसपी में क्या चीज़ है कि बाद में जब आपने देखा है कि 1993 में जब अमेंडमेंट हुआ, 73वां और 74वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1993 में, तो उस समय क्या हुआ, उस समय पंचायती राज को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको क्या किया गया, संवैधानिक किया गया। और वैसे इसका डीपीएसपी में भी आर्टिकल 40 में वर्णन मिलता है पंचायती राज का कि भाई हमारी पंचायतें होनी चाहिए, गाँव का हर व्यक्ति जो गाँव में बसता है, सुदूर क्षेत्र में है, उस व्यक्ति का भी क्या हो, लोकतंत्र में, राजनीति में भागीदारी हो, इसलिए पंचायतों को सुदृढ़ करें और पंचायतों की स्थापना की जाए। अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 41, 42 और 43 को हमने एक साथ पढ़ना है। इसमें क्या बोलते हैं, कुछ दशाओं में काम लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में क्या है कि आपको लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी कैसी है, अगर आप बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा हो गया है, आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया है, तो ऐसे में क्या कर सकती है सरकार, आपको पेंशन दे सकती है। मतलब सरकार क्या करेगी, आपको आपकी सहायता करेगी। कब, कुछ दशाओं में जैसे कुछ दशाएं हुई ना ये कि मतलब अलग सा कुछ हुआ, जैसे किसी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया या बच्चे उसके साथ नहीं रहते हैं, अब वो बुढ़ापे में, अब कहाँ जाएगा वो बुढ़ापे में, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को जिम्मेदारी दी है, डीपीएसपी के अंदर जिम्मेदारी ये दी गई है कि उसको आप पेंशन दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में उसको रखवा सकते हैं, उसके रख रखाव का ध्यान आप क्या कर सकते हैं, उसके रख रखाव का ध्यान आप रख सकते हैं। कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं स्वास्थ्य का इलाज नहीं करवा सकता, अगर वो बीमार से ग्रसित है, तो ऐसे लोगों को क्या है कि सरकार किसी न किसी योजना के तहत ये डीपीएसपी में जिम्मेदारी दी है, राज्य को, सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि आप क्या करें कि आप उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजना लेकर आए, कुछ ना कुछ इस तरह का पेंशन का प्रोविजन करें, ताकि वो जो बीमार ग्रसित व्यक्ति है वो बीमार ग्रसित ना रह के बल्कि अपना इलाज करा सके। इस तरह की कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर सरकार जिम्मेदारी दे। अब मैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सरकार इसमें दिया गया है और मैं कल को ये बोलने लग जाऊं कि मेरे को सरकार दे, अगर सरकार नहीं देती है तो उसमें क्या हो सकता है, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही प्रोविजन किया गया है, उसमें पहले ही कहा गया है कि अगर सरकार देने में सक्षम है तभी सरकार इस तरह का प्रोविजन कर सकती है, तभी सरकार इस तरह का प्रोविजन करे। अब कार्य न्याय संगत मानवीय ढंग से, मैंने बोला ना 41, 42, 43, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 को हमने इकट्ठा पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि कुछ दशाओं में क्या होगी, लोक सहायता मिल जाए, सरकार कुछ सहायता करे।
फिर और क्या हो कि कार्य न्याय संगत और मानवीय ढंग से हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। मान लो मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और रेलवे में जॉब क्या करता हूँ कि मेरे को टिकट काटनी है या मेरे को और सारी चीजें करनी है, टीसी वाला जो मेरा काम है। अगर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो ऐसा नहीं है कि भाई जो रेलवे डिपार्टमेंट है मेरे से काम करवाता रहे। अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं छुट्टी लेके घर आ सकता हूँ। अगर उसके बाद मेरा तबीयत अच्छी नहीं है तो मेरे को क्या हो सकती है कि सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उस व्यक्ति को राहत दी जानी चाहिए, उस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 42 में कि कार्य कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। मतलब उस जो कार्य कर रहा है उसमें न्याय उसको मिलना जरूरी है। अगर वो व्यक्ति बीमार है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे डिपार्टमेंट मेरे से काम करवाता रहेगा कि नहीं नहीं तुम तो टिकट ही काटोगे भाई, तुम्हारी जो मर्जी तबीयत हो, इस स्थिति में तो मैं मर भी सकता हूँ। तो इसमें क्या जिम्मेदारी दी गई है राज्य को कि कार्य जब किसी व्यक्ति को आप कार्य को सौंपेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में तो उस कार्य में उसको न्याय भी मिलना चाहिए। तो जैसे छुट्टियां वगैरह आपने देखी है ना कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हेल्थ इशू होता है, कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसको क्या होता है कि उसको न्याय मिलता है। जब वो अपने काम में जो कर रहे हैं उसको न्याय मिलता है, उसको छुट्टियां दी जाती है। मानवीय ढंग, आपको मानवीय का भी यही मतलब हुआ कि मतलब उसके लिए उसके प्रति कई मानवीय दया होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर मान लो मैंने रेलवे वाला अपना उदाहरण दिया, मैं रेलवे में हूँ तो जो मेरे बड़े अधिकारी है, बड़े लोग हैं, मेरे प्रति क्या है मानवीय दया होनी चाहिए कि ये व्यक्ति भी एक मानव है, इंसान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर ये बीमार से ग्रसित है तो इसको राष्ट्र दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है, निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने रेलवे डिपार्टमेंट का उदाहरण दिया। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, किसी काम में निर्वाह कर रहा हूँ किसी काम का, तो उसमें क्या होना चाहिए कि मेरे को अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए कि मेरा 2 वक्त का खाना या मेरी छोटी मोटी जो आवश्यकता है या जरूरतें हैं उस हिसाब से मेरा उससे पैसे से या उस मजदूरी से मेरा खर्चा निकल सके। कुटीर उद्योग, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो अनुच्छेद 43 के अंदर, अनुच्छेद 43 के अंदर कुटीर उद्योग हमारा आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद 44 मतलब 4 मतलब समान है ना, समान समझते हैं ना, समान 4 और 4 ये एक जैसे है, समान है। तो इसको क्या पड़ेगा पॉली, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए। 44 है ना, 44 4 समान है। तो ये समान की बात करता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 44 क्या बोलता है, समान की बात करता है, मतलब समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, क्योंकि 4 और 4 समान है ना। तो समान नागरिक संहिता की बात करता है कौन, आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता से क्या समझेंगे आप, समान नागरिक संहिता से क्या होता है कि हमारे देश के अंदर किस 2 तरह के आपके वो है अधिकार है, या कुछ भी बोल सकते हैं। एक होता है सामाजिक या नागरिक, 2 तरह के कानूनी अधिकार है आपके। एक होता है सामाजिक, एक होता है नागरिक। अब सामाजिक में क्या है, सामाजिक में जैसे होगा, जैसे अब आप कोई अपराध करता है तो 2 तरह की चीजें होती है। अगर मैं अपराध करता हूँ तो उसमें मेरा ये नहीं देखा जाएगा कि किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वंश का है, या सारी ये कुछ चीज़ें नहीं देखी जाएगी। अगर मैंने कोई जुर्म किया है, मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम हो सकता है उसने भी जुर्म किया है, तो उसके लिए भी क्या है कि समान सजा उसमें फिर क्रिमिनल में आए, चाहे वो सिविल में आए, चाहे क्रिमिनल में आए, किसी भी तरह का मैं जुर्म करता हूँ, चाहे हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे। लेकिन क्या है कि नागरिक की जब बात की जाती है ना, जब व्यक्तिगत अधिकारों की बात की जाती है, जब व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों की बात की जाती है, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें 2 चीजें हो जाती है, हिंदू मुस्लिम। क्या है कि भारत में ना हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है। कैसे, अगर हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा अलग है तो मुसलमानों में अलग है, हिंदुओं में विवाह करने की रस्म अलग है तो मुसलमानों के लिए अलग है। और अगर क्या नाम है, हिंदुओं में अपना तलाक देने की प्रथा अलग है तो मुसलमानों में अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या दिया है डीपीएसपी के अंदर, ऐसी स्थिति में राज्य को जिम्मेदारी दी गई है कि डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के तहत राज्य क्या कर सकती है, समान नागरिक संहिता का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है, समान नागरिक संहिता रख सकती है। मुसलमानों के लिए भी वही कानून, हिंदुओं के लिए भी वही कानून, वो चाहे शादी में हो, चाहे तलाक में हो, चाहे बच्चा गोद लेने में हो। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि गोवा हमारा फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले सिविल संहिता, जिसको समान नागरिक संहिता बोलते हैं, उसको क्या है सबसे पहले अडॉप्ट किया है। अब आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 को हमें अलग से पढ़ना है। अनुच्छेद 45 कैसा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, क्या हुआ कि 80, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। 66वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। इसमें क्या चीज हुई कि इसमें यह हुआ कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं,
यानी मेरी उम्र 6 वर्ष है, 6 वर्ष या 6 वर्ष से कम है, तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए क्या हो, ऐसे बच्चों के लिए क्या हो कि आपका अच्छा उसको आहार मिले, आहार मतलब उसको अच्छा भोजन मिले, उसके अच्छे भोजन की देख रेख करना, उसको दूध मिले, उसको पौष्टिक आहार मिले। इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन किसकी तय की गई है? सरकार की, यानी स्टेट की जिम्मेदारी तय की गई है, किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर तय की गई है। मैंने आपको बोला था ना। और जो 6 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे, 14 साल के तक के उम्र है, जिनकी 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र है जिन बच्चों की, उनके लिए क्या किया गया कि उनके अंदर, उनके लिए भी 86वां कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 2002 में। उसमें क्या हुआ था कि उनको, आपने देखा होगा ना, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 का क, उसमें क्या दिया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। और अनुच्छेद 45 क्या बोलता है कि 6 वर्ष से कम उम्र की आयु के जो बच्चे, उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिले, पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा एनवायरमेंट मिले। इसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 45 करता है। और इसके अंदर एक चीज और भी हुई थी, इसमें 3 चीजें हुई थी। एक तो क्या होता है कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए भोजन की प्रबंध करे सरकार। एक क्या करेगी, इस मौलिक अधिकार के अंदर डाला गया अनुच्छेद 21 क के अंदर कि भाई जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या मिले? फ्री एजुकेशन मिले। और 86वां कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में एक चीज और हुई थी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां, उसको भी 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया था। इतना याद हो गया। अब आएंगे 46 पे। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या मिले? अच्छी शिक्षा दी जाए इनको। जो ट्राइबल है या शेड्यूल कास्ट में लोग आते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब में जो लोग आते हैं, ऐसे लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड हो, इनको आर्थिक सामाजिक न्याय मिले। यहाँ पे सिर्फ आर्थिक सामाजिक न्याय की बात की गई है। शिक्षा में क्या क्या क्या, क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? अनुसूचित जाति और जनजातियों को शिक्षा मिले, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। इनको सामाजिक आर्थिक न्याय मतलब इनको क्या हो कि इनका आर्थिक रूप से भी शोषण ना हो, सामाजिक रूप से भी शोषण ना हो। एजुकेशन में जितने लोग, जैसे नॉर्थ, जो आपने देखा होगा, जो ट्राइबल, जहाँ ट्राइबल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है या उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। हमारे तो आपने देखा होगा भारत देश के अंदर तो फर्स्ट टाइम अभी जो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो ट्राइबल से आती है, तो शेड्यूल ट्राइब से आती है, यानी अनुसूचित जनजाति से वो संबंध रखती है, तो वो देश की राष्ट्रपति है, देश की सुप्रीमो है। तो इस तरह से क्या कहा गया अनुच्छेद 46 में कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक न्याय का क्या करें? सरकार प्रबंध करे, सरकार प्रोविजन करे। जब भी करती है, मतलब सरकार को बाध्य नहीं किया गया, लेकिन जिम्मेदारी सौंपी गई है राज्य को, यानी सरकार को सौंपी गई जिम्मेदारी। अब क्या होगा? अनुच्छेद 47 मद निषेध पोषण स्वास्थ्य, यानी मद निषेध, यानी अगर सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जैसे अभी आप, कई लोगों का दिल में रहती है या कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे देखो नशा इतना ज़्यादा है या ठेके है, सरकार फिर भी नशे करने के लिए मना करती है, सारी चीज़ें करती है। अभी हमारा क्या है कि हमारे, जैसे आपने नशे, कई बार शराब के ठेके देखे होंगे, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। हम अभी इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुए कि हम अगर शराब को बंद कर दे या अन्य जो भी नशे की जो चीज़ें होती है जिसको लोग करते हैं, गुटखा हो गया या अन्य सारी चीज़ें होगी, जो लोग इन चीज़ों का जो सेवन करते हैं, इससे क्या होता है कि इससे सरकार को क्या आता है? टैक्स आता है। इससे क्या होता है? हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। इसके आधार पे क्या होता है कि हम अपने देश का, अपने राज्य का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, अच्छा निर्माण कर सकते हैं, यहाँ अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं लोगों को। इससे क्या टैक्स आ रहा है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी ये क्या सौंपी है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या जिम्मेदारी दी है नीति निर्देशक तत्वों में? कॉन्स्टिट्यूशन है राज्य को कि जब आने वाले समय में क्या होगा, आप इतने आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे जिस दिन आपको लगेगा कि जो ये ठेकों से या शराब के ठेकों से जो टैक्स आपको आता है, इससे भी आपकी इकोनॉमी ऊपर अच्छी हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है, तो आप उस दिन क्या कर सकते हैं? उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि शराब को या नशों को पूरी तरह से बैन कर सकते हैं। आपने अभी देखा होगा बिहार के अंदर उदाहरण है कि बिहार में क्या है कि शराब बंदी है, वहाँ पर शराब को बंद किया गया है, सारी चीज़ें की गई। तो ये क्या है कि राज्य अपने बिहार पे कर सकती है, राज्य को जिम्मेदारी दी गई है। किसने दी है? डीपीएसपी ने दी है। अगर लगता है कि भाई स्टेट इसमें कुछ काम कर सकती है, अगर लगता है कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिकली अच्छा मजबूत हो गया, आर्थिक रूप से अच्छा मजबूत हो गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या हो सकता है कि शराब या नशाबंदी हो सकती है। अगर अभी नहीं हो सकती है तो आने वाले समय में जब हम मजबूत हो गए आर्थिक तौर पे तो हम इसको कर सकते हैं। और पोषण होगा, स्वास्थ्य तो अच्छा ही होगा, जब नशा बंद हो जाएगा तो अच्छा पोषण मिलेगा और उनके स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रहेगा। अब अनुच्छेद 48 और 48 को हम एक साथ पढ़ेंगे। कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, यानी राज्य को जिम्मेदारी दी गई है
कि आप क्या करो कि आप लोगों से कृषि ज्यादा कराओ, पशुपालन ज्यादा कराओ, आप दुधारू पशुओं को रखवाओ या आप दूध बेचो या कुछ भी इस तरह से करो, अपनी इकोनॉमी को आप ग्रो कैसे करेंगे। तो उसके लिए राज्य को जिम्मेदारी दी गई है कि आप कृषि पे भी, जैसे आपने देखा होगा हमारे को जो कृषि जो लोग किसान हैं, जैसे हम हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पर शिमला के जो लोग हैं, या अब तो हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जगह सेब होता है, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कृषि पर सब्सिडी मिलती है। पूरे देश भर में कृषि पर सब्सिडी मिलती है, जहाँ पे गेहूँ लगते हैं या धान लगता है या इस तरह की अन्य फसलें जहाँ जहाँ लगती है, कृषि जितनी भी कृषि के अंदर चीजें आती है उसको क्या बोलते हैं कि वहाँ सब्सिडी दी जाती है। किस तरफ से? सरकार की तरफ से दी जाती है। अभी आपने पशुपालन देखा होगा, जो पंचायतों में भी देखा होगा आपने, गौशालाएं जो आती है, सारी चीजें आती है। तो इन पशुपालन को मजबूत करने के लिए, कृषि को मजबूत करने के लिए सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। सरकार क्या देती है? राहत देती है। तो इस ये कहाँ आती है? अनुच्छेद 48 में। अब जो 48 कौ है, देखो इसको भी, जो ये कौ आता है ना, जहाँ कौ बोलो, ए बोलो, जहाँ पे सब पार्ट आते हैं किसी चीज के, तो इसको कब जोड़ा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला ना 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, तो उस समय इसको जोड़ा गया था। तो जितने भी कौ को मिलेंगे ना आपको, जैसे 39 को आया था, तो इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो 48 कौ क्या बोलता है? पर्यावरण संरक्षण। देखो कृषि में जिन चीजों से क्या हो सकता है, जो चीजें हमारे खाने योग्य है, उन पेड़ों को क्या रखा गया? उन पेड़ों को हमने कृषि में रखा है। लेकिन जो जो हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है, जो हमारे वातावरण के लिए जरूरी है, ऐसे पेड़ों को हमने बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण में रखा गया और उसका संरक्षण करना है। अब इसमें क्या चीजें इकट्ठा पढ़ने को मैंने क्यों बोला? जब आप कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसान को लगेगा कि चलो मैं पेड़ पौधे भी लगा देता हूँ, तो वो क्या करेगा? 48 कौ के तहत, आर्टिकल 48 कौ उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, 48 कौ के तहत क्या करेगा? पर्यावरण संरक्षण करेगा, पेड़ लगाएगा, फिर क्या करेगा? संरक्षण उसका करेगा। इसको भी कब जोड़ा गया? 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत। अब आएगा अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण। आपने देखा होगा ताजमहल देखा होगा, आपने लाल किला देखा होगा, अभी अयोध्या मंदिर बनने वाला है, या इस तरह का जितने भी आपके क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है 5, तो उन सारी चीजों का क्या करना है? स्मारक है। आपने देखे होंगे जो हमारे क्रांतिकारी थे, या आज़ादी से पहले जिन्होंने आज़ादी के लिए देश आज़ाद होने से पहले जो आज़ादी के समय जो लोग हंसते हंसते अपने को देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान देते थे, ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया? कैसे लोगों के स्मारक बनते हैं, तो उन स्मारकों का, उन नेशनल पार्कों का, उसका संरक्षण और उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी राज्य को दी है। और राज्य को सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करते हुए पाया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके खिलाफ सजा का प्रोविजन कर सकते हैं। यानी अगर मेरा दिल में नेशनल पार्क है हमारा कोई, मैं वहाँ पे कोई गंदगी फैला के आ जाऊँ, या कोई स्मारक है उसको तोड़ के आ जाऊँ, कोई ऐसी, जैसे मैंने बोला आपको, कोई ताजमहल है या लाल किला है, या जैसे भी अयोध्या का राम मंदिर बनने वाला है, या इस तरह की जो देखने योग्य जो चीजें हैं, अगर उसको मैं क्या कर सकता हूँ? उसको मैं नष्ट करता हूँ या उसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? आपने कई जगह देखा होगा, बड़े बड़े पुतले बनते हैं, बड़े बड़े स्मारक बनते हैं, उसको मैं तोड़ दूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार को जिम्मेदारी किसने दी है? डीपीएसपी ने दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये भी सरकार को डीपीएसपी के अंदर जिम्मेदारी दी गई है। अगर 50 को करो 50-50 कैसे? कार्यपालिका न्यायपालिका, मतलब अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है? 50 में 50-50 दिया गया है। 50-50 से मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ 50-50, वैसे 50 पड़ेगी इसको, मैं बोल रहा हूँ इसको आगे भी आप 50-50 कर दो इसको। कैसे? कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें क्या दिया गया है कि जो कार्य है, कार्य को जो बांटा गया है, कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? हम देखो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इस तरह की जो हमारी चीजें होती है, कहीं में आती है? कार्यपालिका में आती है। न्यायपालिका में क्या आती है? देखो जुडिशरी जितनी भी आती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कहीं में आते हैं? न्यायपालिका में आते हैं। या जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट होते, चाहे राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट हो गया, आपका न्याय मजिस्ट्रेट हो गया, ये जितने भी मजिस्ट्रेट आ गए, ये सारी चीजें इनको अलग अलग किया गया है। तो इनको क्या बोला कि तुमने अपना अपना काम बांटना है। न्यायपालिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है। तो अनुच्छेद 50 क्लियर हो गया। अब हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा भारत पढ़ लिया, हमने क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, पूरी चीजें बता दी। अब लास्ट क्या बोलता है? 51 अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अभी तक तो हम देश के बारे में पढ़ रहे थे, अब 51 क्या बोलता है? 51 बोलता है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। यानी आपने क्या करना, अगर भारत और चाइना के बीच कोई संधि हो रही है, भारत और रशिया के बीच कोई संधि हो रही है, भारत और यूएसए के बीच कोई संधि या समझौता हो रहा है, तो उस समझौते का भारत को भी क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब हमने
भारत के साथ हमारी जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो जो भारतीय भारतीय जवान थे, हम जीत जीत गए थे। जो भारत पाकिस्तान के जो जवान थे, भारत के जो पाकिस्तान के जवान थे, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, ऐसी स्थिति में हमने क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान के जवान हैं उनको वापिस छोड़ दिया था। हमने एक समझौता उनके साथ किया, एक एग्रीमेंट हमने किया उनके साथ। हमने यह एग्रीमेंट किया कि जब हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, युद्ध में भले ही भारत जीत गया है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम 1972 का युद्ध था वो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो आप अपना क्या नाम है, अपने सैनिक आप वापस ले जा सकते हैं, या अपने सैनिकों को आप पाकिस्तान ले जा सकते हैं। तो हमने क्या समझौता किया था, एक किसके साथ किया था हमने समझौता, पाकिस्तान की सरकार के साथ किया था। तो भारत ने उनके साथ समझौता किया, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि देश के लोगों को भी उस समझौते का सम्मान करना पड़ेगा। तो ये कौन बोलता है, अनुच्छेद 51 बोलता है। अनुच्छेद 51 बोलता है कि अगर हमारा किसी भी देश के साथ कोई किसी भी तरह का समझौता होता है, तो उस समझौते का हमारे को सम्मान करना पड़ेगा, उस संधि का हमारे को सम्मान करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली जीपीएसपी के अंदर क्या चीज है। अब क्या होता है कि मौलिक अधिकार आवश्यक है कि नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है, क्योंकि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले BN राव से लेकर वर्तमान समय तक चली आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि केस जाता है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार 1973। एक केस जाता है कौन सा, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार 1973 में। इसमें क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है कि भाई मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो डीपीएस पे ज़्यादा जरूरी नहीं है। राज्य अगर डीपीएस पे कोई ध्यान भी देती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। फिर क्या होता है कि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाता है, तो उसमें सरकार क्या बोलती है, 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें सरकार ने बोला, भारत सरकार ने बोला कि जो हमारी डीपीएसपी है वो भी बहुत ज़रूरी है, या डीपीएसपी है बहुत ज़रूरी है, मौलिक अधिकारों से भी ज़रूरी डीपीएसपी है। कि किसने बोला, भारत सरकार ने बोला। अब इसमें क्या कन्फ्लिक्ट हुआ, किसके बीच, सरकार और कोर्ट के बीच, कि मौलिक अधिकार जरूरी है या अपना डीपीएसपी जरूरी है, राज्य के निर्देशक तत्व जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि 1980 में केस आता है, 1980 में उस केस को बोलते हैं मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत सरकार, एक केस आता है 1980 में। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दोनों चीजें आवश्यक है, जितनी आवश्यक मौलिक अधिकार है हमारे, उतने ही आवश्यक क्या है हमारे लिए, डीपीएसपी राज्य के निर्देशक तत्व है। इसलिए आपकी समझ भी वैसी होनी चाहिए कि जितने आवश्यक हमारे लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, उतने ही हमारे लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो भी हमारे लिए जरूरी है। ये तो था आज का हमारा विषय। आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होगी, और कल किसी एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।